चलिए कराइए, स्टार्ट कंटिन्यू। तो हम लोग बात कर रहे थे ऑटोइम्यून डिजीज़ की। तो ऑटोइम्यून डिजीज़ क्या है? जब हमारी जो सेल हैं वो एक दूसरे को ही डाइजेस्ट करना शुरू करती हैं, एक दूसरे पर ही अटैक करना शुरू करती हैं। और ये कब होता है? जब हमारी सेल आपस में कंफ्यूज हो जाती हैं। आपको इसका एक एग्जांपल देते हैं। सपोज करके आपने अभी कोई गेट पर आया और आपको पता चला कि जो पर्सन गेट पर है उससे आप मिलना नहीं चाहते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? अंदर से आपका क्या मैसेज जा रहा है ब्रेन स्पाइन को कि हम इस व्यक्ति से बिल्कुल मिलना नहीं चाहते हैं। ठीक है, सेल क्या समझ रही है कि ये व्यक्ति सामने वाला जो पर्सन आ रहा है उससे नहीं मिलना चाह रहा है। और फिर आपको गेट खोलने जाना पड़ा। गेट खोलने जैसे ही गए आपने कहा, अरे हम तो आपका इंतज़ार ही कर रहे थे, कितने दिनों बाद आना हुआ। अब क्या हुआ? जो आपकी सेल है वो कंफ्यूज हो गई। सेल्स उनको ये कन्फ्यूज़न हो गया कि ये कौन सा व्यक्ति है जिसने पहले हमको बोला था मिलना नहीं है, और विद इन सेकेंड्स ये व्यक्ति कह रहा है कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। इसी को बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़। ठीक, कि सेल आपस में ही कंफ्यूज हो जाती हैं और फिर क्या होगा? एक दूसरे के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती हैं। ऑटो इम्यून डिजीज़ कोई ऐसा नहीं है कि उसको हम ठीक नहीं कर सकते हैं। जैसे ही आप ध्यान से प्राणायाम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं और डिसीजन जो क्लियर हैं बस उन्हीं पर काम कर रहे हैं, डाइट ठीक कर ली, ऑटो इम्यून डिजीज़ से आप बाहर आ जाएंगे। अभी हम लोग क्या समझते हैं कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज हैं उसमें कैंसर, ट्यूमर, उसी में ऑटो इम्यून डिजीज़ भी कनेक्ट है। ठीक है, तो अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो इसी के बिहाफ पर पढ़ेंगे कि कैसे हम समझें कि जो डिजीज़ हैं उनका अपना बेसिक रोल क्या है, बेसिक फंक्शन क्या है, वो किस सिस्टम से, किस ऑर्गन से रिलेटेड हैं, कनेक्ट हैं, और फिर वो जब वर्क करेंगी तो उनका अपना फंक्शन होगा क्या, और जब हम उन पर काम करेंगे तो उनका क्या रिएक्शन आएगा। क्लियर? ये हम लोग बात करें, सीमा मैम बोलेंगे, बस फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैम मैं तो इसमें यही बताना चाही थी, समराइज फॉर्म में जो बता दी भैया ने बता दिया, लेकिन इसमें ऑस्मोसिस और बहुत सारी ऐसी टर्म्स आई हैं जो शायद हम लोगों ने बीएससी एमएससी में पढ़ी थी। बहुत सारी टर्म्स ऐसी बायोलॉजिकल टर्म्स बहुत सारी हैं इसमें, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक। तो मतलब प्रैक्टिकल बायोलॉजिकल पार्ट काफी लग रहा है मेरे को, क्योंकि वो बॉडी से रिलेटेड है। पूरा पार्ट है सीमा में, पूरा है। एमएससी वाला जो है उसमें पूरा है। शायद बहुत सारी चीज़ें जो एमएससी वाले भी कंफ्यूज हो जाएंगे अभी इसमें। जी जी, वही मैं देख रही थी कि काफी मतलब अच्छे से पढ़ने वाला है, थोड़ा पूरा ध्यान से पढ़ने वाला पार्ट है ये। क्योंकि हमने एमएससी को पढ़ाया है, उसमें भी जो योग में है ना, योग का नेट जेआरएफ, उसके सिलेबस में भी इतना टफ पार्ट नहीं है, ये हम आपको बोल रहे हैं। हाँ, टफ मतलब अच्छा खासा पार्ट है ये, इतना इजी नहीं है, इसको मैं ये कहना चाह रही हूँ। मतलब एमए एमएससी नेट जेआरएफ में भी इतना डेप्थ में नहीं है जितना यहाँ पर डिफाइन किया गया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक पॉइंट दीदी, कल जो वो सेकंड वाला पॉइंट आपने कहा ना, एनाटॉमी और वो फिजियोलॉजी है ड्यू टू कॉग्निटिव प्रोसेस, वो मेरे को समझ नहीं आया, क्यों कॉग्निटिव प्रोसेस से क्यों कनेक्ट किया गया इसको ऐसे? अभी उसको आगे हम लोग पढ़ाएंगे डीप में, अभी तो हम लोग बस केवल सिलेबस है। हाँ, आपने सीमा में एक बात पूछी थी, जीआईटी पूछा था, क्या है? जी, वो मैंने ढूंढा नहीं था, लेकिन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है। यस यस राइट। क्योंकि हमको क्लास शुरू होने से पहले मेरे दिमाग में है, हमने कहा सीमा मैम ने क्या पूछा था, तुरंत एक बार उसको नोट करके रख लिया। मैंने भी सर्च किया था वैसे, लेकिन आपने बता दिया तो बहुत अच्छा लगा। चलिए ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे, एक मिनट। इसको हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, जो थ्योरी है हमारी, थ्योरी में जो हम पढ़ेंगे वो है योगा एंड ह्यूमन बॉडी, 25 मार्क्स का, क्योंकि कल की रिकॉर्डिंग नहीं इसलिए रिपीट कर रहे हैं इसको। सेकेंड, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ योग थेरेपी, 25 मार्क्स। थर्ड है एप्लीकेशन ऑफ योगा थेरेपी इन ट्रेडिशनल योगा टेक्स्ट, 25 मार्क्स। फोर्थ है फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ हठ योगा प्रैक्टिसेस, 25 मार्क्स।
टोटल मार्क्स कितने 100 का पेपर होगा आपका। फिर जो प्रैक्टिकल वर्क है उसे देखते हैं। पेपर होगा डेमोन्स्ट्रेशन स्किल्स हैं 30 मार्क्स, टीचिंग स्किल्स 20 मार्क्स, इवेल्यूएशन स्किल 20 मार्क्स, फोर्थ है एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज 20 मार्क्स, फील्ड एक्सपीरियंस 10 मार्क्स, टोटल 100 का ये भी है। फील्ड एक्सपीरियंस वाला जो है वो अब सभी लोग अपना अपना रेडी करा लेंगे, जहाँ जिसने कुछ भी काम किया हो, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में। अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर सिलेबस को कि सिलेबस के अंदर हम लोग क्या कंटेंट पढ़ने वाले हैं। फिर 2 दिन के बाद जैसे ही हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा फिर हम आगे देखेंगे, पढ़ेंगे। रचना जी स्टार्ट करेंगे। Yoga and human body, anatomy and physiology, musculoskeletal system, muscles classification, histology, properties of each type, distribution, mechanism of muscle contraction, brief, neuromuscular transmission, brief, ligaments, tendons, skeleton bones types, structure and function, spinal column, joints, types, structure, functions. ठीक है। मस्कुलर स्केलेटन में हम लोग दोनों चीज़ें पढ़ेंगे, स्केलेटन सिस्टम को और मस्कुलर सिस्टम को, ठीक है, दोनों पढ़ेंगे। अच्छा चलिए अब एक क्वेश्चन पूछ लें इसी से। लिगामेंट टेंडन्स ये क्या है, बोलेंगे दीप्ति। मैम मांसपेशियों से जो हड्डी को जोड़ता है वो टेंडन है, और जो हड्डी से हड्डी को जोड़ता है वो लिगामेंट टिश्यूज। मैम सही बोला इन्होंने। जी दीदी, बोन टू बोन लिगामेंट और वो टेंडन, बोन टू मसल। किसको समझ में आया कि दीप्ति ने सही बोला है, बोलेंगे हरदीप भैया। बोन टू बोन जो कनेक्ट करेगा वो लिगामेंट होगा या टेंडन? मैम बोन टू बोन लेगामेंट होएगा और बोन टू मसल टेंडम होएगा। मैम कनेक्टिंग टिश्यू है, ठीक बोला। चलिए फिर हम लोग इसमें स्ट्रक्चर फंक्शन सब देखेंगे कि स्केलेटन का स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है, मस्कुलर सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है, ये प्रॉपर हम लोग पढ़ेंगे। और मैकेनिज्म क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, इसको देखेंगे हम लोग मस्कुलर स्केलेटन सिस्टम में। 2 सिस्टम एक साथ कनेक्ट हो रहे हैं। सेकंड पढ़ेंगे Blood and immune system, composition of blood, corpuscles, RBC, WBC, platelets, plasma, hemoglobin, coagulation of blood and anticoagulants, blood groups and its importance, lymphatic system, immunity, types and mechanism. ये हम लोग ब्लड एंड इम्यून सिस्टम कौन सा सिस्टम है हमारा, लिम्फेटिक सिस्टम है, सभी को पता है, ठीक है। लिम्फेटिक सिस्टम किससे रिलेटेड है, हमारे ब्लड सेल्स से। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, ब्लड, ये सब से रिलेटेड है। तो जो हमारी बॉडी की, इसलिए लिम्फेटिक सिस्टम का दूसरा नाम क्या है, इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरक्षा तंत्र इन हिंदी। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे कि ब्लड के ग्रुप्स को भी देखेंगे और जो हमारा ब्लड का पूरा फॉर्मेशन है और ब्लड की कमी से होने वाले रोगों को देखेंगे। नेक्स्ट पर, और ब्लड को कैसे बॉडी में एक आइडियल जो ब्लड है हमारा या हीमोग्लोबिन है उसे कैसे मेंटेन किया जा सकता है। जो फीमेल का है 12 to 14 पॉइंट्स, मेल का 14 to 16 पॉइंट, तो इसको कैसे मेंटेन किया जाए पढ़ेंगे आगे। Cardiovascular system, anatomy of heart and blood vessels, innervations of heart, properties of cardiac muscle, control of cardiac cycle and circulation, cardiac output, blood pressure. कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसका मेन ऑर्गन हार्ट है हमारा। तो हार्ट का फंक्शन, हार्ट, ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, ये सब कैसे वर्क करते हैं इनको हम लोग पढ़ेंगे 1.3 में। और जो हमारा कार्डियक मसल्स हैं ये क्या है, जीवन पर्यंत काम करने वाली मसल्स है। और हमारा हार्ट कैसे हेल्दी रह सकता है योग के थ्रू या डाइट के थ्रू या अदर जो हमारी ग्रंथ हैं उनमें
बताएगा कि हार्ट को हम कैसे हेल्दी रख सकते हैं। तो जैसे हम लोग एक छोटी सी बात करते हैं कि यदि हमें क्षमा करने की आदत है हमारी, तो हार्ट हमारा हेल्दी रहेगा। क्षमा करने का स्वभाव नहीं है तो हार्ट हेल्दी नहीं रह सकता। आप बड़े अच्छी से अच्छी टॉनिक लीजिए, कुछ भी कीजिए, आपका हार्ट हेल्दी नहीं रहेगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे। Respiratory system, anatomic, gross and histological mechanism of breathing, exchange of gases, pulmonary function test, lung volumes, control of respiration. ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम सभी को पता है। लंग्स का फंक्शन क्या है? ब्लड को प्यूरिफाइड करना। हार्ट का फंक्शन क्या है? प्यूरिफाइड ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई करना। किडनी का फंक्शन क्या है? ब्लड को फिल्टर करना, वेस्ट मटेरियल को यूरिन के थ्रू बॉडी से पास आउट कर देना। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लोग देखेंगे कैसे हमारी गैसेस एक्सचेंज होते हैं। एक छोटी सी चीज़ फिर से रिपीट करते हैं सब, यदि लर्न है तो ठीक है आज, क्योंकि एक क्वेश्चन पूछा गया था अभी थोड़ी देर कुछ आपसे पहले फिजियोलॉजी की क्लास ली हमने। यदि हम लोग बोले कि लंग्स ब्लड को प्यूरिफाइड कर रहे हैं और हार्ट सप्लाई कर रहे हैं, तो ये काम कितनी देर में हो रहा है? तो ये काम इतनी देर में हो रहा है कि जितनी देर में हम सांस लेते हैं उतनी देर में हार्ट प्यूरिफाइड ब्लड को पूरी बॉडी के सभी अंगों में सप्लाई कर देता है। और जैसे ही हम सांस छोड़ते हैं, इम्प्यूरिफाइड ब्लड हार्ट कहाँ लेकर आएगा? लंग्स के पास दोबारा। और जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में एल्वियल्स हैं, एल्वेलाइज हैं, जहाँ पर गैसेस का लास्ट एक्सचेंज होती हैं गैसेस। ऑक्सीजन किस में चेंज होगी? कार्बन डाइऑक्साइड में। तो जब तक ऑक्सीजन थी तब तक हार्ट ने ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई किया था। जैसे ही हार्ट ने इम्प्यूरिफाइड ब्लड को लंग्स के पास लिया, तो लंग्स के पास भेजा, तो लंग्स का ही पार्ट क्या है? एल्वियल्स है। एल्वियल्स जो हैं लंग्स के ही पार्ट हैं। तो वहाँ पर इम्प्यूरिफाइड ब्लड आया। तो जो ब्लड का प्यूरिफिकेशन है या हार्ट जो प्यूरिफाइड ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई कर रहा है, ये सब सांस लेने के रिदम में ब्लड सप्लाई हो गया है और सांस छोड़ने के रिदम में इम्प्यूरिफाइड ब्लड हार्ट के द्वारा लंग्स में पहुंचा दिया गया, जो कि ऑक्सीजन किस में एक्सचेंज हुई? कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत लोग बहुत अच्छे ढंग से पढ़ते हैं, वो भी सब कुछ नॉलेज रखते हैं पर कनेक्टिविटी नहीं पता है। इसीलिए बोलते हैं कि जब प्राणायाम करते हैं तो क्या होता है कि ब्लड जो हम लोग सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन पहुंच जाता है। और ब्लड कब हमारा प्यूरिफाइड होगा? जब सांस में ऑक्सीजन हो। मीन्स सांसों में जो ऑक्सीजन आया है वो ब्लड में जब मिलेगा तो ब्लड प्यूरिफाइड होगा, और जब प्यूरिफाइड होगा तो हार्ट उसे सप्लाई कर देगा पूरी बॉडी में। ठीक है, तो सांस लेने और छोड़ने के रिदम में दोनों कनेक्ट हो रहे हैं। बोलेंगे मोनिका मैम? दीदी, एक ब्रीदिंग साइकिल में हमारा ब्लड सब पूरे ऑर्गन्स में पहुंच जाता है। तो जैसे हाई बीपी में बहुत तेज जब सांस हो गई है किसी की, तो क्या तब भी ये होता है या फिर उस समय नहीं हो पाता है पूरे ऑर्गन्स में जाने? वो पूरे टाइम होगा, लेकिन जब हाई बीपी की कंडीशन है तो क्या होगा कि फिर हम फाइट एंड फ्लाइट के मोड में होते हैं। फाइट एंड फ्लाइट का मोड मीन्स होता है या तो हम लड़ेंगे या तो छोड़कर भाग जाएंगे। ठीक, हमेशा देखेंगे हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं वो क्या रिएक्ट करते हैं। एक कंडीशन होती है जैसे बहुत हमारे पास कोई अपोजिट सिचुएशन आई है तो हम क्या करेंगे? या तो हम लड़ेंगे और या तो फिर सोचेंगे हम लड़ नहीं पाएंगे तो यहाँ से हम चले जाएं। ठीक, तो ये आप बाहर से नहीं जा रहे हैं, ये आपके सेल आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो जो हमने अभी बोला कि जब सांस ले रहे हैं, तो जब हम लोग सांस ले रहे हैं, जब हमारा हाई बीपी होगा या लो बीपी होगा, तो ये किसको प्रेजेंट कर रहा है? ये प्रेजेंट कर रहा है कि ब्लड में ऑक्सीजन की कमी है, या ब्लड में जो ऑक्सीजन की कमी है या ऑक्सीजन अधिक हुआ है, तो अब वो ऑक्सीजन अधिक सिचुएशन के कारण हुआ है कि वो हैबिट का हिस्सा बन गई है। तो इसीलिए हाई बीपी और लो बीपी दोनों को कंट्रोल करने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम बताया जाता है कि इसमें क्या होगा, ना बीपी हमारा हाई होगा ना बीपी लो होगा। जब दोनों ही बैलेंस कंडीशन में होंगे तो क्या होगा कि जो हमने सांस लिया है वो ऑक्सीजन के साथ जाएगा और वो एक बैलेंस बना कर रखेगा।
तो बैलेंस का मीन्स हुआ 20 मिनट चेन सिस्टम क्यों बोलते हैं? इसीलिए बोलते हैं कि 20 मिनट्स के बाद हमारी सेल ये समझ पाती हैं कि हमारे ऊपर कोई काम किया जा रहा है, और जो काम किया जा रहा है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए किया जा रहा है। मोस्टली लोग क्या करते, थोड़ी देर ये प्राणायाम, थोड़ी देर ये प्राणायाम, थोड़ी देर, तो आपकी सेल ही कंफ्यूज हो गई कि हमको ये क्या देना चाहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, 20 मिनट्स जब किसी एक प्राणायाम को करते हैं, उसमें से अनुलोम विलोम ही बेस्ट है। वो क्या कर रहे हैं, दोनों लंग्स की हीलिंग कर रहे हैं, दोनों ब्रेन की हीलिंग कर रहा है, लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट एंड राइट क्या है, हाई बीपी लो बीपी, तो दोनों एक साथ बैलेंस हो रहे हैं। तो जैसे दोनों ब्रेन एक साथ बैलेंस्ड होते हैं, वैसे ही हमारा जो बीपी है वो नॉर्मल आ जाता है। इसीलिए बीपी हाई और लो होना कोई डिजीज़ नहीं है, ये केवल हमारे बॉडी की एक अव्यवस्था है जिसको हम ठीक से समझते नहीं हैं या समझने का प्रयास नहीं करते। एक बार हम इन चीज़ों को समझ जाएं तो हमें ही पता चल जाएगा कि मेरा बीपी हाई किन कंडीशंस में होता है, बीपी लो किन कंडीशंस में हो रहा है। ब्रेन को ग्लूकोज मिल ही नहीं रहा है तो बीपी लो ही होगा आपका। ठीक है, ब्रेन को देर तक ग्लूकोज नहीं मिला, बीपी लो हो जाएगा आपका। ऐसे ही जब हमको हमारे पास एनर्जी जितनी होनी चाहिए उतनी है, अब हमने एनर्जी को एक डायरेक्शन में नहीं लगाया। मान लो आपके पास 100 रुपये हैं, आपने 100 रुपये किसी की सेवा में नहीं लगाए, तो फिर किस में लगाएंगे, फिर नशे में लगाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, कहीं तो लगाएंगे ही, क्योंकि रुपए है तो खाली नहीं जाएगा। ऐसे ही हमारे शरीर और मन में जो एनर्जी है ये खाली नहीं जाएगी, इसका या तो सदुपयोग होगा या तो दुरुपयोग होगा। तो प्राणायाम क्या कर रहे हैं, एक बैलेंस बनाता है। बैलेंस जब बनता है तो हमें ये पता चल जाता है कि जब हमारा माइंड शांत है तो हमें पढ़ाई करनी है, और जब हमारा माइंड बहुत एक्टिवेशन मोड में है उस टाइम पे हम घर के काम करेंगे। तो माइंड शांत कब होता है, सुबह के समय होता है। जैसे जैसे सूर्योदय होता चला जाता है, दिन की रोशनी बढ़ती है, वैसे वैसे बॉडी काम करने के लिए एक्टिव होती जाती है। आप देखेंगे सुबह जल्दी उठ जाएं, यदि सूर्योदय ना हुआ हो उस टाइम आप काम करने की कोशिश करेंगे तो शरीर बहुत एक्टिव नहीं होता उस टाइम पे। ठीक, ऐसे ही सूर्यास्त के बाद आप देखेंगे जितनी रात होती जाएगी आपका काम शरीर के लेवल पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उस बॉडी को पता है कि हम इस टाइम नहीं कर सकते काम। क्यों पता है, क्योंकि राइट नोस्ट्रिल आपका वर्क कर रहा है, राइट ब्रेन अब वर्क नहीं कर रहा है। तो जब तक राइट ब्रेन वर्क करेगा तो वो टाइम कौन सा होगा, जो हमारे सनलाइट से कनेक्ट है। ठीक, तो ये पूरा एक सिस्टम है। इस सिस्टम को थोड़ा सा भी हम लोग समझ लें तो ये हो सकता है कि प्रारब्धजन्य कर्मों के कारण हमें थोड़ा बहुत तकलीफ मिलेगी, लेकिन तकलीफ कभी ऐसी नहीं होगी कि आप दूसरों पर शिकायत कर दें। ठीक, तो एक तो बड़ा सॉल्यूशन हो गया कि शिकायत खत्म हो गई। जिसके जीवन से शिकायत खत्म हो गई इसका मतलब परमात्मा जल्दी हमारे द्वार पर खड़े होने वाले हैं। ठीक है, द्वार का मतलब अपने अंदर, बाहर कोई परमात्मा नहीं आते, हमारे अंदर ही परमात्मा सद्बुद्धि के रूप में आते हैं। ठीक, ये भी ध्यान रखना, परमात्मा कोई बांसुरी बजाने वाले नहीं आएंगे, सद्बुद्धि के स्वरूप में आएंगे। चलिए पढ़ेंगे, क्लियर हो गया मोनिका मैम? Digestive system, anatomy, gross and histological mechanism of secretion of saliva, gastric juice, pancreas juice, bile, intestinal secretion, role of these secretions in digestion of food, absorption and assimilation and formations of feces. सभी को पता है, हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। ये सिस्टम क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट सिस्टम है। ठीक, क्योंकि जैसा खाएं अन्न वैसा बने मन। ठीक है, ये एनाटॉमी फिजियोलॉजी से लेकर उपनिषद और वेद तक की बात कर रहा है, तो इसको हम लोग आराम से पढ़ेंगे। और इसमें क्या है, यदि हमें अपने पाचन तंत्र को ठीक रखना है तो भोजन के जो 3 कॉन्सेप्ट हैं, ईमानदारी के पैसों से कमाया गया हो, प्रेम से बनाया गया हो और शांत मना स्थिति से खाया गया हो, ये है जो हमारा भोजन से संबंधित। क्योंकि गट टू ब्रेन कनेक्शन हम पढ़ाते भी हैं, अभी आगे भी पढ़ाएंगे। क्योंकि जैसा हमारा भोजन, और फिर अब जब एनाटॉमी फिजियोलॉजी के टर्म में देखेंगे तो भोजन को चबा चबा कर लेना है। तो चबा चबा कर भोजन कौन व्यक्ति लेगा, जो शांत होकर खा रहा है। अशांति में आप चबा चबा कर अच्छे से
एक बाइट को जितनी देर तक आपको मतलब इतना सलाइवा हो कि आसानी से वो बाइट अंदर चली जाए जो भी हमने खाया है। अभी हमें पता ही नहीं, कई बार तो हम लोग इतनी जल्दी में खाते हैं कि पानी पीते हैं, गले में नहीं जा रहा तो उसको ले जाना है अंदर, ठीक है। तो ये क्या है, ये सारी चीज़ें हमारे पूरे पाचन तंत्र को खराब करती हैं, और पाचन तंत्र के खराब होने का प्रभाव कहाँ आता है, हमारे ब्रेन पर आता है। आगे पढ़ेंगे क्योंकि अभी हम लोग बस सिलेबस देख रहे हैं, बाकी पढ़ेंगे डीप में। Excretory system and temperature regulation, anatomy, gross and histology, functions of glomerule and rental tubulus, maturation and composition of urine structure and functions of skin, regulation of body temperature. इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम में सभी को पता है हमारे किडनीज हैं, मेन ऑर्गन के, किडनीज, यूरेटर्स, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिन, ये सब किससे कनेक्ट है, हमारे जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है इनसे कनेक्ट है। और किडनी का वर्क क्या है, ब्लड को फिल्टर करना, किडनी का वर्क है ब्लड को फिल्टर करना। और हाई बीपी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, किडनी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। इसीलिए हाई बीपी जब होता है तो क्या दिया जाता है, पानी दिया जाता है, ठंडा पानी। जो लोग बहुत लड़ाई कर रहे होते हैं उस समय क्या होता है, हाई बीपी होता है, तो उनको शांति के लिए पानी दिया जाता है। हालांकि ये है कि उस समय अगर ठीक व्यक्ति नहीं है तो उसके ऊपर पानी गिर भी जाए, ठीक है। कई बार लोग पी लेते हैं और कई बार नहीं भी पीते हैं, तो ये हम लोगों को समझ में रखना है कि जब भी हाई बीपी हो रहा हो तो पहले पानी की व्यवस्था कर लें। लेकिन ये बात भी सच है कि ये सब करना बहुत मुश्किल का काम है। इस पर नियंत्रण होना कि जब सिचुएशन अपोजिट हो वहाँ हमें क्या करना है, ये केवल योग से ही समझदारी आती है और दूसरी कहीं से नहीं आती। ऐसे सब कुछ आपके पास ज्ञान है, लेकिन जब सिचुएशन आएगी तब आप भूल जाएंगे। तो इसके लिए फिर वही प्राणायाम 20 मिनट चेन सिस्टम में करें, बस वही इसका आधार है। आगे पढ़ेंगे। Endocrine system, anatomy, gross and histological, thyroid, parathyroid, suprarenal, pituitary, islets of एक मिनट रुकेंगे, जैसे सुप्रा रीनल है, ठीक है, renal, pituitary, islets of Langerhans, function of thyroid and parathyroid hormone, effect of hypo and hyperactivity on the body, hormones of suprarenal and their action and effect of hypo and hyperactivity on the body, hormones of pituitary gland, its action and effect of hypo and hyperactivity on the body, role of insulin, glucose metabolism. ठीक है। ये हम लोग पढ़ रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम, जो कि हमारी ग्लैंड से रिलेटेड है। ग्लैंड से हमारे हार्मोन्स निकलते हैं। ये हार्मोन्स कैसे वर्क करते हैं, ये हार्मोन्स जब हमारे शरीर में ब्लड के साथ ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में एक साथ फ्लो करते हैं, तब जो हमारा हार्मोन्स हैं ये अपने टारगेट एरियाज़ में कार्य करते हैं। कब करेंगे, जब ब्लड के साथ प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन होगा, उस समय हार्मोन्स अपने टारगेट एरियाज़ में काम करेंगे। अब टारगेट एरियाज़ का मीन्स क्या हुआ कि देखो, हमने डीप ब्रीदिंग की, ठीक, ब्रीदिंग का पैटर्न तो सेम है, लेने और छोड़ने का। हमने आराम से लिया और फिर आराम से छोड़ दिया। एक ही प्रोसेस में क्या होगा कि जो हमारे सारे ग्लैंड्स हैं, हाइपोथैलेमस से लेकर गोनैड ग्लैंड्स, ये सब से जो हार्मोन्स निकलेंगे तो ब्लड और में ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में है, इसके कारण हाइपोथैलेमस अपने हार्मोन्स को प्रॉपर रिलीज़ करेगा, ब्रेन से कनेक्ट। पिनियल अपने हार्मोन्स को प्रॉपर रिलीज़ कर देगी, पिट्यूटरी अपने को रिलीज़ करेगी, थायराइड अपना रिलीज़ करेगा, पैराथायराइड अपना रिलीज़ करेगा, थाइमस अपना रिलीज़ करेगा, फिर पेनक्रियास से इंसुलिन रिलीज़ हो जाएगा, एड्रिनल से एड्रिनलिन हार्मोन निकलेंगे, गोनैड से जो फीमेल के हैं एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन वो हार्मोन सिक्रेट हो जाएंगे, और मेल का टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रॉपर वे में सिक्रेट हो जाएंगे। तो ये कब हो रहे हैं, केवल श्वास को हम सही से ले रहे हैं तो ब्लड में ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में जा रहा है, तब हार्मोन्स अपने टारगेट एरियाज़ में एक साथ काम करते हैं।
मतलब हाइपोथैलेमस अपनी जगह काम करेगा, पिनियल अपना काम करेगी। इसी को बोलते हैं टारगेट एरियाज में काम करना। ठीक, अगर हम लोग कहें कि हार्मोन्स काम करते हैं तो ये आंसर इनकम्प्लीट माना जाता है, इसलिए बोला जाता है अपने टारगेट एरियाज में काम करें, क्योंकि पिनियल का जो काम है वो पिनियल ही करेगी, थायराइड का थायराइड करेगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे रश्मि। Special senses, eye anatomy, histology of retina, corneal function, physiology of vision and accommodation, sense of smell, nasal mucosa, tongue, taste buds, ear mechanism of hearing and function of semicircular canal. इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो स्पेशल हमारे 5 सेंसेस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इसमें से आइज ईयर को पढ़ेंगे और नोज़ भी इसमें है, सभी 5 सेंस ऑर्गन्स है। और इसमें जो हमारा षटकर्म कनेक्ट होता है तो वो ENT कनेक्ट होता है। ENT को आइज और ईयर दोनों से जोड़ दिया गया है और इस समय दोनों को अलग कर दिया गया है। ये हमको अभी कल ही पता चला है, मेडिकल कॉलेज में इस समय हम गए थे, वहाँ से पता चला है। ठीक, पहले हम लोग ई को दोनों एक साथ कनेक्ट करते थे, अब अलग कर दिया गया है। नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे। Reproductive system, anatomy, growth and history of male reproductive system, spermatogenesis, female reproductive system, ovarian स्पर्म yeah, इसमें sperm, कृष्णा जी कोई गलती नहीं है, पता है क्या है, वो टर्म्स ऐसे हैं ना जो अभी पहली बार पढ़ रहे हैं, इसलिए वहाँ पे ऐसा। ठीक है, ऐसा नहीं कि कृष्णा जी की इंग्लिश बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, लेकिन क्या है कि जो चीज़ पढ़ी नहीं है वो टर्म्स पढ़े नहीं है साइंस में, इसलिए ऐसा हुआ। ठीक है, पढ़ेंगे स्पर्म में। sperm, orthogenesis, female reproductive system, ovarian hormones, menstruation, pregnancy, parturition, lactation. इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, मेल और फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, सिस्टम तो दोनों का सेम है लेकिन स्ट्रक्चर वाइज कुछ डिफरेंसेस हैं, तो इनको हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे। Nervous system, anatomy, gross, cerebrum, cerebellum, spinal cord, histology, nerve, structure and properties of nervous, neurons, nerve, action, potential, generation, propagation, factors influencing, classification of neurons and nerve fibers, receptors and reflex arc, functions and important connections of cerebrum, pons, medulla, thalamus, hypothalamus, cerebellum, autonomic nervous system, sympathetic and parasympathetic anatomy and function. ठीक है, ये है हमारा सेरिबेलम। सेरिबेलम तो ये क्या है, ये हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसमें ब्रेन के पार्ट्स हैं यहाँ पर। तो ये क्या है, ये हम लोग पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम में। नर्वस सिस्टम क्या है, हमारे बॉडी का CPU है नर्वस सिस्टम के अंदर जो ब्रेन है। और नर्वस सिस्टम का मेन रोल क्या है, स्पाइन और ब्रेन को कनेक्टिविटी देना, क्योंकि पूरा काम किसके थ्रू, हमारी बॉडी, हमने आपसे कुछ पूछा तो आप किसके कारण जवाब दे पाए हैं, जब आपका स्पाइन और ब्रेन का कनेक्शन है। यदि आपका स्पाइन और ब्रेन का प्रॉपर कनेक्शन ना हो तो या तो आपका जो सेंस ऑर्गन वहाँ कनेक्ट नहीं है तो उसका मैसेज नहीं जाएगा, या जो आपका ऑर्गन काम नहीं कर रहा है उसका मैसेज स्पाइन के थ्रू ब्रेन को नहीं पहुँचेगा। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमारा सभी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सब मिलकर ही पूरी बॉडी का फॉर्मेशन कर रहे हैं। और नर्वस सिस्टम में ब्रेन के दोनों पार्ट को एक्टिवेट करने के लिए क्या करते हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम। ठीक, ये प्रॉपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम क्यों करते हैं, इसका इफेक्ट कहाँ आता है, डायरेक्ट हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पर आता है, जो कि ब्रेन के दोनों साइड हैं, लेफ्ट और राइट, जिसे बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। चलिए आगे पढ़ेंगे हम लोग। Homeostasis, the concept of homeostasis, regulatory systems of the body, characteristics of control systems, physiological basis of mind body intervention. ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो बॉडी और माइंड का जो बेस है, फिजियोलॉजिकल जो चेंजेस होते हैं वो कैसे हो रहे हैं उनको देखेंगे यहाँ पर। आगे पढ़ेंगे।
anatomy and physiology, study of cognitive processes, higher mental processes, feeling and emotion, mental abilities and personality, a comparative study of total personality according to yoga and modern psychology, its meaning, definition, and nature of consciousness as described in Vedas, Upanishads, Bhagavad Gita, Yoga Sutra, and Yoga Vasishtha. Spiritual and scientific approach to human consciousness, yogic method of elevation of human consciousness, Bhakti Yoga, Jnana Yoga, Karma Yoga, Mantra Yoga, Ashtanga Yoga, Hatha Yoga. ठीक है, हम लोग यहाँ पढ़ेंगे जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन में जो हमारा कॉग्निटिव साइकोलॉजी है, ठीक है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी हमारे ब्रेन से कनेक्ट होती है। कल सीमा में हम कह रहे थे वो इसीलिए बोल रहे थे, तो यहाँ पे फिजियोलॉजी लिखा है, लेकिन ये हमारा पार्ट किसका बनेगा? फिजियोलॉजी इसलिए है क्योंकि वो हमारे एनाटॉमी नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है, इसलिए फिजियोलॉजी है। लेकिन ये क्या है? ये हमारे साइकोलॉजी की एक ब्रांच है जिसे कॉग्निटिव साइकोलॉजी बोला जाता है। कॉग्निटिव साइकोलॉजी मीन्स होता है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, हिंदी मीनिंग है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। तो जो हमारा कॉग्निटिव साइकोलॉजी है वो केवल और केवल ब्रेन से कनेक्ट होता है, और ब्रेन के किस पार्ट से? इमोशन से कनेक्ट नहीं होता है, ये मैनिपुलेशन से कनेक्ट होता है। हमने कहा अटेंशन, आप सीधे खड़े हो गए। हमने कहा कि रचना जी अभी आद्या क्या कर रही है, आपने वो बताया। मतलब जो हम आपसे हमने कहा कि आप कल कितने टाइम उठेंगे, आपने कहा 5 बजे। मतलब यहाँ पे क्या है? यहाँ इमोशंस कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, यहाँ मैनिपुलेशन चल रहा है, या ये बोले कि टू द पॉइंट आंसर चल रहे हैं, क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं। तो टू द पॉइंट जब क्वेश्चन आंसर चल रहे होते हैं तो ये संज्ञानात्मक, संज्ञान का मीन्स बोलते हैं ना हिंदी में, अपने संज्ञान में रखें इस बात को, ठीक है। ये वर्ड लगभग सुना होगा अगर हम लोग इंडिया में हैं, कि आप इस काम को या इस बात को अपने संज्ञान में रखें। अपने संज्ञान का मतलब होता है अपनी समझ में रखें, ठीक है। तो समझ और संज्ञान क्या है? ये भावनाओं से नहीं जुड़ता है, ये समझ से जुड़ता है। इसीलिए बोलते हैं ना कि जीवन में सामंजस्य किसके पास है या किन के पास है? जिनके पास भावनाओं और विचारों के बीच में सामंजस्य है। यदि भावनाएं बहुत अधिक उद्वेलित हो जाएं तो ये विकृति का पार्ट बन जाएंगे, और विचार बहुत अधिक आगे बढ़ जाएं तो क्या होगा कि भावना शून्य हो जाएंगे। इसलिए विचारों और भावनाओं का जो समन्वय है, इसी का नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस। अब हम लोग आगे देखते हैं, तो ये हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कि कैसे हम अपने जो यौगिक ग्रंथ हैं उनके माध्यम से भी अपने संज्ञान को बढ़ा सकते हैं। मान लो योग वशिष्ठ में है, संसार सागर से पार होने की कुंजी का नाम योग है। तो योग से क्या होता है? अपने ब्रेन को डेवलप कर सकते हैं। कॉग्निटिव साइकोलॉजी को क्या कर सकते हैं? जैसे ही हम योग करते हैं ठीक से, तो हमारा मेमोरी पावर इंक्रीज हो जाता है। मेमोरी किससे संबंधित है? कॉग्निटिव साइकोलॉजी से। मान लो हमें बहुत जल्दी से हम किसी बात पर अटेंशन के मोड में नहीं आते हैं, तो जब हम लोग प्राणायाम करते हैं तो हम लोगों की संवेदनाएं इतनी बढ़ जाती हैं कि कहीं रास्ते में भी किसी व्यक्ति ने हमको देखा कैसे था, वो आप रात को सोते समय वो सीन आपको याद आ जाएगा। ये इसलिए याद नहीं आ रहा है कि आप गलत हैं, इतना सेंसेशन आपके अवेकनिंग पोजीशन में आ गए हैं कि वो फील कर पा रहे हैं। उसका नेगेटिव सेंस था तो उसको भी फील करेंगे, पॉजिटिव सेंस था तो उसे भी फील करेंगे, ठीक। किसी ने हाथ आपको ऐसे रखा है एक उंगली, तो आपका वो सेंस क्या था उसको आप फील कर जाएंगे। अदरवाइज आप देखेंगे रास्ते चल रहे हैं, इन बातों का कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं मतलब है? क्योंकि हम उतना डीप में हम कभी अपने आप को देखते ही नहीं, तो हमें पता नहीं चलता है। आगे पढ़ेंगे। Yoga and diet, concept and types of diet in traditional yogic text, concept of food and nutrition and its components, concept of health and malnutrition, assessment of nutritional status, knowledge of therapeutic modifications of normal diet, preparation of therapeutic charts for special groups, patients, role of yogic diet in health and disease. यहाँ पे क्या है कि डाइट कैसी होनी चाहिए? स्वस्थ व्यक्ति के लिए, अस्वस्थ व्यक्ति के लिए, या जिसको जैसा रोग है उसके अनुसार डाइट रखनी है। तो वो डाइट
के साथ साथ हमें क्या ध्यान में रखना है कि कौन सी डाइट किस समय यूज़फुल है। मान लो रात के समय कुछ हमें देना है तो ठंडा नहीं देंगे, और सुबह के समय ठंडा नहीं देंगे, ठीक है। तो कौन सी डाइट, अब मान लो यूज़फुल भी है डाइट लेकिन उसका समय भी ठीक हो, ठीक है। कोई ऐसा भोजन, मान लो बादाम खाना है भीगे हुए, तो कब खाएं? सुबह खाएं। क्यों सुबह खाएं? क्योंकि वो हैवी होता है, वो रात में खाएंगे तो थोड़े दिन बाद आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये, और जब भीगे हुए बादाम खाते हैं तो उसमें क्या होता है, उसकी तासीर नॉर्मल हो जाती है। काजू है, यदि आप ऐसे खाएंगे, काजू सिंपल खाएं तो क्या होगा, एसिड बनना शुरू, बहुत फास्ट काजू एसिड बना देता है। तो काजू को खाने का क्या कॉम्बिनेशन है, काजू को किशमिश के साथ खाएं। अब वो क्या होगा, वो आपकी पूरी हेल्थ को इम्प्रूव कर देगा, माइंड को इम्प्रूव कर देगा। तो सभी चीज़ें उपलब्ध हैं, लेकिन हम उसका क्या यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, कब यूज़ करेंगे, बस इन बातों का हमें ध्यान रखना है। आगे कंटिन्यू करेंगे। Fundamental principles of yoga therapy, concept of yoga and health in Indian traditional systems of medicine, that is Ayurveda, naturopathy and Siddha systems of medicines, utility and limitations of these systems in relation to yoga and health. इसमें हम लोग देखेंगे कि जो हमारे आयुष का मीनिंग है, आयुष का क्या प्रॉपर मीनिंग है, मतलब इसका फुल फॉर्म आयुर्वेद, यूनानी, एस सिद्धा, एच होम्योपैथी, एक रह गया वाई योग, ठीक है। ये सब का कॉम्बिनेशन है आयुष। ये पांचों चीज़ें जब एक साथ कनेक्ट करके हम जीवन में यूज़ करते हैं अपने लिए या दूसरों के लिए, तो ये क्या है, ये कंप्लीट पैकेज है। तो उसमें क्या होगा कि हम जो भी रिजल्ट देखना चाहते हैं वो जल्दी मिलेंगे। कंटिन्यू करेंगे। Yogic concept of health, meaning and definition, concept of Adhi and Vyadhi, role of yoga in preventive health care, Heyam Dukkhanagatam, Tapatrayas, Kleshas and Antrayas. इसमें क्या है कि अब हम लोग डीप कॉन्सेप्ट में जा रहे हैं कि जो हमारे प्रॉब्लम्स सभी चीज़ों से ठीक नहीं हो रही हैं, उनका रूट कहाँ पर है, तो रूट कहाँ पर है, हेयम दुख मनागतम, कि अभी जो है अब उसको ठीक वहीं से ठीक करना शुरू करें तो फिर आगे आने वाली तकलीफ़ कम हो सकती है। और यदि आज भी हम रोते चिल्लाते रहे तो अभी तो जो है ही सामने, आगे आने वाला समय और भी क्रूशियल हो सकता है, टिपिकल हो सकता है। कंटिन्यू करेंगे 2.6 तक कंटिन्यू करेंगे। 2.6 Concepts of Trigunas, Panch Mahabhut, Panch Pran and Panch Koshas. Role of yogic positive attitudes, Maitri, Karuna, Mudita and Upeksha for healthy living, concept of bhavas and bhavna with its relevance in health and well-being, concept of ahar, vihar, achar and vichar, role of shuddhi prakriyas in preventive, promotive and curative aspects of yoga therapy, health, karma, shuddhi, yam niyam, ghat shuddhi, shatkarm, स्नायु शुद्धि आसन, प्राण शुद्धि प्राणायाम, इंद्रिय एंड मनोशुद्धि प्रत्याहार, मन बुद्धि अहंकार एंड चित्त शुद्धि, धारणा ध्यान एंड समाधि। हम लोग बात करते हैं ना, राजयोग क्या है, धारणा ध्यान समाधि है। तो क्या लिखा है, मन बुद्धि अहंकार चित्त, ठीक है। तो राजयोग किससे कनेक्ट होता है, मन से कनेक्ट होता है। तो कुछ लोग पूरा अभ्यास करते हैं स्टार्टिंग से, और जो लोगों का कंसंट्रेशन लेवल बहुत अच्छा है वो डायरेक्ट राजयोग की यात्रा करते हैं, तो वो फिर धारणा ध्यान समाधि का यूज़ करेंगे। ऊपर हम लोगों ने देखा 2.3 में त्रिगुण, पंच महाभूत, पंच प्राण, पंच कोश। हरदीप भैया सबको बोल दीजिए। कॉन्सेप्ट ऑफ त्रिगुण, तीन गुण है, सत्व रजस तमस। पंच महाभूत हो गए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। पांच महाभूत, पंच प्राण, प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान। और पंच कोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश,
विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। वेरी गुड, ठीक है, ये यहीं पर कंफर्म हो गया। इसके बाद पॉजिटिव एटीट्यूड्स क्या है, बोलते हैं ना एटीट्यूड है, ऐसे हम लोग क्या सुनते हैं, एटीट्यूड का मीन्स होता है नेगेटिव सेंसेस। तो एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव हो। तो पॉजिटिव एटीट्यूड्स में क्या क्या आ रहे हैं हमारे, मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, ये पॉजिटिव एटीट्यूड्स हैं। तो इनको रख कर हम क्या कर सकते हैं, अपने भाव और भावनाओं पर नियंत्रण रख सकते हैं कि किसके साथ कब कैसा व्यवहार करें। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि हम आज सोचेंगे तो ऐसा कर पाएंगे, ये सब चीज़ें तभी आपके जीवन में घटित होंगी जब आपका अपने श्वासों पर कंट्रोल होगा। क्योंकि श्वासों का रिदम मेंटेन नहीं होगा तो अच्छी से अच्छी बात आप सुन लेंगे पर जीवन में उतार नहीं पाएंगे, ठीक है। क्योंकि जब आप तक आपके माइंड में, ब्रेन में स्टेबिलिटी है ही नहीं, तो फिर आपको अच्छी बात बस सुनने की एक एक्सरसाइज है, अपनाने की नहीं है। फिर इसी में हम लोग देख रहे हैं नीचे आचार, विचार, आहार विहार, ये आयुर्वेद से कनेक्ट होगा और राजयोग में भी है आहार विहार। वहाँ पे आहार है, विहार को प्रॉपर डिफाइन नहीं किया है, लेकिन विहार है युक्ताहार विहारस्य, वहाँ पर पूरा श्लोक है 6 चैप्टर में 17 नंबर का। उसके बाद आचार और विचार क्या है, आचार यम है और विचार नियम है। शुद्धि प्रक्रिया में हम लोग देख रहे हैं जो हमारे सटकर्म भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ शुद्धि प्रक्रिया किसके द्वारा की जा रही है, अष्टांग योग के द्वारा। ध्यान से देखेंगे, शुद्धि प्रक्रिया किसके द्वारा है, अष्टांग योग के द्वारा है, ठीक है। क्योंकि वर्ल्ड वाइड जो सर्वे हो रहा है उसमें ऐसा माना जाता है कि नॉर्मल तो लोगों के लिए सटकर्म की आवश्यकता है, लेकिन थोड़ा आगे अपने जीवन को ठीक करना हो तो अष्टांग योग से अच्छी शुद्धि कहीं नहीं है। पढ़िए। Application of yoga therapy in traditional yoga text, Bhagavad Gita. Definitions of yoga in Bhagavad Gita and their relevance in yoga therapy. Concept of Sankhya Yoga in Bhagavad Gita. Significance of Bhagavad Gita as a synthesis of yoga. Concept of Sthit Prajna. Stages and characteristics of it. Concept of Atma, Purush and Jivatma in Bhagavad Gita. Concept of Paramatma, Parameshwar or Purushottam as described in Bhagavad Gita. Concept of word Jagat Sansar as described in Bhagavad Gita. Psychotherapy, concept of Bhagavad Gita in various mental disorders like depression, anxiety, etc. Significance of Yoga Sadhana, Karma Yoga, Jnana Yoga, Dhyan Yoga and Bhakti Yoga in Bhagavad Gita. Concept and classification of Ahar and its role in Adhyatma Sadhana as described in Bhagavad Gita. Concept of Trigun in the context of Bhagavad Gita. Importance of Bhagavad Gita in day-to-day life. तो यहाँ पर हम लोग भगवद गीता से संबंधित जो भी ट्रीटमेंट हैं उनको देखेंगे कि कैसे अपने जीवन को या जीवन की समस्याओं को अकॉर्डिंग टू भगवद गीता हम लोग, या जो भगवद गीता में कॉन्सेप्ट है उनके थ्रू कैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे 3.2 Patanjali Yoga Sutra. Applications and understanding of Patanjali Yoga and personality development. The nature of seal in pure state. Concept of vrittis, nature, classification, definition, method to control of chitta vrittis, abhyas and vairagya. Ishwar pranidhan, a means to attain samadhi. Definition and quality of Ishwar, chitta vikshep, chitta prasadan and its associates. Samadhi and its classification. Sabij Samadhi, speciality in Nirvichar, speciality of Nirvichar, Ritambhara Pragya, Nirbij Samadhi, significance of Sanyam and its applications, Parinamvad, Dharma and Dharmi. Parinamitva, Sanyam on Parinam Traya, knowledge of Bhutrut, Parachitta Gyan,
अंतर्ध्यान, अंतर्धानम, धानम ध्यान नहीं, धानम। अंतर्ध्यान, अपर ज्ञान, संयम और मैत्री, सूर्य चंद्र, नाभि चक्र, कंठकूप, कूर्म नाड़ी, मूर्धा ज्योति, प्रतिभा, हृदय, स्वर, उदान, समान and their benefits, attainments of दिव्य सूत्र, आकाश गमन, भूत जया, जय, अणिमादि सिद्धि, इंद्रिय जय, काया जय, सर्व ज्ञात्व, concept of कैवल्य in पतंजलि योग सूत्र, कैवल्य, इंट्रोडक्शन, सिद्धि, जात्यंत्य परिणाम, जात्यंतर परिणाम, निर्माण, चित्त, कर्म, वासना, स्मृति एंड संस्कार। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ तक हमने पढ़ा, कल आगे पढ़ेंगे इसे। अपना सिलेबस अभी 3 दिन है, पूरे मन से पढ़ेंगे सभी लोग, ठीक, एक श्रद्धा के साथ पढ़ेंगे, उसमें अंडरलाइन करते चले जाएंगे, ताकि हमें जब सिलेबस अच्छा लगेगा तो ही हम लोग आगे उसमें प्रोग्रेस करेंगे। ठीक है, चलिए सब शांति पाठ के लिए बैठेंगे। मैं कहता हूँ, भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सबको दो वेदों का ज्ञान, सबका सब विधि हो कल्याण, सबको दो वेदों का ज्ञान, सबका सब विधि हो कल्याण। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। सभी को प्रणाम, सबको दिन शुभ नहीं, दिन कल शुभ होगा, सबकी रात्रि शुभ हो। ठीक है, तो शुभ रात्रि। प्रणाम मैम, सबको प्रणाम। प्रणाम दिव्या। नमस्ते।